अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 के प्रॉब्लम सॉल्विंग का थर्ड पॉइंट जो है वो डिटेल से देखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग में पहला पॉइंट क्या था? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। उसमें हमने इसकी स्ट्रेटजीज देखी थी 3। फिर हमने जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम में 5 W's डिस्कस किए थे डिटेल से। और आज हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग का थर्ड पॉइंट प्लानिंग अ सॉल्यूशन को डिस्कस करना है। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, जब हम प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हैं, वी फॉर्मुलेट अ प्लान, हम एक प्लान बनाते हैं दैट में लीड अस टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ लीड करता है या ले जाता है। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये फेज हमारी जो है उसमें क्या इंक्लूड होता है, यानी हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, तो उस डिफरेंट स्ट्रेटजीज में से, डिफरेंट सॉल्यूशंस में से हमने राइट स्ट्रेटजी को फॉलो करना होता है ताकि हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? सम ऑफ दीज स्ट्रेटजीज आर: नंबर 1 डिवाइड एंड कंकर, नंबर 2 guess, check and improve, number 3 act it out, number 4 प्रोटोटाइप। राइट, नंबर 1 जो है डिवाइड एंड कंकर जो है, डिवाइड एंड कंकर की स्ट्रेटजी में क्या होता है कि दिस स्ट्रेटजी डिवाइड्स अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हमारा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी किस्म का या कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, फिर सबका सेपरेट सॉल्यूशंस निकालते हैं और फिर उन सॉल्यूशंस को कंबाइन कर लिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दी थी मैथ्स के अंदर, जो है आपका एक अलजब्रा का जो प्रॉब्लम होता है जिसमें एक्स वाई जी को आपने जो है वो सॉल्व करना होता है, उसमें क्या होता है कि ब्रैकेट्स का यूज़ होता है। जो बहुत बड़ा या कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है, कम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है, उसको डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ होता है। लाइक स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ पोर्शंस होते हैं, कुछ कर्ली ब्रैकेट्स में होते हैं, कुछ स्मॉल ब्रैकेट्स में होते हैं, जिसको पैरेंथेसिस कहा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या है, पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स वाले पोर्शन को। फिर जब उसका आंसर निकल आता है तो फिर हम कर्ली ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व किया जाता है। और फिर जब फिर कंबाइन आंसर निकल आता है तो फिर सबसे जो एंड पे है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट वाले में आ जाता है आपका आंसर, और वहां से आप उसको सॉल्व करके और फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटेजी। नंबर 2 गेस, चेक एंड इम्प्रूव। इस स्ट्रेटेजी में आप क्या करते हैं, जितने आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं उनमें से बेस्ट वन को गेस करते हैं, उसको चेक करते हैं। फिर अगर वो आपके सॉल्यूशंस के करीब तरीन होता है तो उसको आप इम्प्रूवमेंट उसमें अगर कोई लानी हो तो वो लाते हैं। राइट, द डिजाइनर गेसेस अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। यानी डिजाइनर क्या करता है, गेस करता है सॉल्यूशन का प्रॉब्लम के, और उसको चेक करता है कि वो आपके सॉल्यूशन की कितनी करेक्टनेस है, कहाँ तक आपके सॉल्यूशन के करीब है, कहाँ तक आपका जो गोल है वो अचीव होता है, उसकी क्या करेक्टनेस है। इफ़ द सॉल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन, अगर उसका जो सॉल्यूशन आपने गेस करके उसको अप्लाई करके देखा और सॉल्यूशन जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया, देन ही और शी रिफाइंस द सॉल्यूशन। तो उसको क्या करता है डिजाइनर, वो उसको रिफाइन करता है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट लाता है। राइट, द डिफाइनमेंट इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। रिफाइनमेंट क्या है, एक आइटरेटिव प्रोसेस है। आइटरेटिव का क्या मतलब है, बार बार चलना। ठीक है, कि एक ही प्रोसेस को जो है अगर हम रिफाइनमेंट एक दफ़ा की, उसमें मज़ीद बेहतरी आई, फिर हम दोबारा उसमें जो है वो रिफाइंड प्रोसेस के अंदर मज़ीद रिफाइनमेंट करेंगे, और इस तरह से हम रिफाइनमेंट करते जाएंगे, चाहे हमें 2 दफ़ा करनी पड़े, 3 दफ़ा करनी पड़े, जब तक हमारा जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारे गोल्स के मुताबिक जो है हमें सॉल्यूशन ना मिल जाए, तब तक जो है वो इस प्रोसेस को करता रहे। दैट इज़ कॉल्ड आइटरेटिव प्रोसेस। नंबर 3 स्ट्रेटेजी, एक्ट इट आउट। इसमें क्या होता है, इन दिस स्ट्रेटेजी द डिजाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क। यानी जो डिजाइनर है इसमें ऑलरेडी एक टू डू टास्क की लिस्ट बना लेता है। आफ्टरवर्ड ही और शी परफॉर्म द टास्क। एक लिस्ट बनाने के बाद, एक टू डू टास्क बनाने के बाद, डायरी लिखने के बाद जो है वो उसके ऊपर अमल करना स्टार्ट करता है। नंबर 4 स्ट्रेटेजी क्या है, प्रोटोटाइप।
इसमें क्या होता है कि दिस टेक्निक ड्रॉज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इस टेक्निक में जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की जाती है, मॉडल बनाया जाता है। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, ये फाइनल सोल्यूशन नहीं होता। हाउएवर इट मे हेल्प अ डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। इस टेक्निक में क्या होता है कि वो कहते हैं कि ये फाइनल सोल्यूशन नहीं होता, बेशक आप उसका एक मॉडल बना लें, क्योंकि मॉडल से जो है वो आपको बहुत अच्छी जो है अपने सोल्यूशन की समझ आ जाएगी, उसका रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस का पता चल जाएगा। रिजल्ट जब आपके आएंगे तो क्या होगा कि बट दैट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन। इसमें आपको हेल्प मिल जाती है अपने सोल्यूशन के कंपोनेंट्स की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए। ठीक है जी। द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। अगेन वही बात कि जो स्ट्रेटजी की सिलेक्शन है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगी कि कौन सी स्ट्रेटजी हमें जो है वो यूज़ किस टाइम पे करनी है। हम कोई सिंगल स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, एंड कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम कि नेचर प्रॉब्लम की क्या है। इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी मे बी मोर सुटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन देन द अदर वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि क्या एक स्ट्रेटजी जो है वो ज़्यादा सूटेबल है दूसरी स्ट्रेटजी से। ठीक है, तो इनमें से जो बेस्ट हमारे पास होगी उसको हम जो है वो चूज़ करेंगे। वेरी स्पेसिफिकली द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है जी, यानी इन शॉर्ट हम इनमें से कोई सा भी स्ट्रेटजी यूज़ करें वो डिपेंड करेगी किस पे, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम पे, कि हमारे प्रॉब्लम की नेचर क्या है, और फिर हमारे पास जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं हम उनको यूज़ करते हुए बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो हम चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफाइन कैंडिड सॉल्यूशन। कैंडिड का क्या मतलब होता है? कैंडिड जो आपका है वो कहाँ से निकला है? वर्ड कैंडिडेट से निकला है। कैंडिडेट का क्या मतलब होता है कि जब फॉर एग्जांपल कोई जॉब अनाउंस होती है उसके लिए डिफरेंट कैंडिडेट्स आते हैं, 2 आते हैं, 10 आते हैं, 20 जितने भी आए, वो तमाम उम्मीदवार होते हैं एक जॉब के लिए। ठीक है जी, यानी प्रॉब्लम हमारा क्या है, 1 जॉब, और उसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो 10, 20, 40 या जितने भी हो सकते हैं वो उतने कैंडिडेट्स होते हैं। उनमें से हमने बेस्ट कैंडिडेट चूज़ करके जो है वो कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको जो है वो हायर करती है। इसी तरह से हर प्रॉब्लम के लिए जो है वो डिफरेंट कैंडिडेट सॉल्यूशंस होते हैं, कैंडिड सॉल्यूशंस होते हैं। आपने उसमें से बेस्ट जो है वो चूज़ करना होता है। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू द समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। द वर्ड कैंडिड जो है वो कहता है रेफर किसको करता है, स्पॉन्टेनियस चीज़ों को या अनप्लान्ड चीज़ों को। यानी फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट, यानी वो क्या कहता है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि आपके स्कूल में क्रिकेट जो है कौन कौन से स्टूडेंट्स खेल सकते हैं, तो आपको एग्जैक्ट नंबर का फौरी तौर पे तो नहीं पता होगा। स्पॉन्टेनियस आप किस तरह से उसको आंसर कर सकते हैं कि आप अपनी क्लास में से जो है आपको अपनी क्लास में तो पता होगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन प्ले क्रिकेट, 2 हैं, 10 हैं या 20 हैं, जितने भी हैं, तो उनको आप जो है वो एक रफ कैलकुलेशंस के लिए आप क्या करेंगे, जितनी आपकी क्लासेस होंगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ जो कि क्रिकेट प्ले कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में अगर 5 स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं और आपके स्कूल में 6 क्लासेस हैं, तो आप फौरी तौर पे अगर आपने आंसर करना है तो आप 5 स्टूडेंट्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आपके ख्याल में ये होगा कि हर क्लास में से कम से कम 5 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करके स्पॉन्टेनियसली आप आंसर कर देंगे 30, राइट। इसी तरह से जो है यही बात उसने यहाँ पे लिखी है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल who can play cricket, you can estimate by finding cricket players in your class and then multiplying it by the total number of classes in your school।
योर आंसर इन दिस वे इज़ द कैंडिड सॉल्यूशन, यानी आपका आंसर जो है इस तरीके से अगर आप देंगे तो वो क्या होगा, वो कैंडिड सॉल्यूशन होगा। यानी आपको एग्जैक्ट नंबर का नहीं पता, आप जो है एक स्पॉन्टेनियसली आपने आंसर दिया, एक आइडिया लगा के आंसर दिया है, जो कि एवरेज आपने सोचा कि इतने स्टूडेंट अगर हमारी क्लास में हैं तो बाकी स्कूल की हर क्लास में भी इतने इतने मिनिमम स्टूडेंट्स होंगे, उसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया। टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स यू हैव टू ऑप्ट सम अदर वे, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई ना कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। लाइक क्या तरीकाकार होगा, लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डाटा फ्रॉम द टीचर्स, यानी या तो आप हर क्लास को विजिट करेंगे, वहां पूछेंगे हर स्टूडेंट से कि कौन कौन क्रिकेट खेल सकता है, उसका एक डाटा तैयार करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, आस्क फ्रॉम द टीचर, या हर क्लास के टीचर से पूछेंगे कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं। वन कैन थिंक ऑफ अ कैंडिडेट सोल्यूशन एनी टाइम, लेकिन ये तो एग्जैक्ट नंबर की बात हो गई ना कि आप जाएंगे, डाटा तैयार करेंगे, पूछेंगे टीचर से या स्टूडेंट से, और फिर आप एक लिस्ट तैयार करेंगे। लेकिन जो है कैंडिडेट सॉल्यूशन वो आप किसी भी टाइम पे दे सकते हैं, क्योंकि वो आपने कैंडिडेट सॉल्यूशन में एग्जैक्ट नंबर जो है वो नहीं दिया जाता। कैंडिडेट सॉल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम, लेकिन कैंडिडेट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि वो आपका टाइम जो है वो सेव करता है। इन फिगर 1.4 देयर आर डिफरेंट वे शोन टू रीच अ सर्टेन प्लेस। फिगर 1.4 हम देखते हैं कौन सी है जी, ये दिस वन, मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी आपने यहाँ जाना है और ये दरमियान में जो है वो दीवार है। अब यहाँ पे कितने मल्टीपल सॉल्यूशन है, कितने 3 मल्टीपल सॉल्यूशन है, कैसे कि एक तो आप यहाँ से जा सकते हैं दीवार कूद के और यहाँ से जंप करके, ठीक हो गया, एक ये वे हो गया। एक आप यहाँ से टर्न लें इस साइड पे, और फिर जहाँ पे ये वॉल जो है वो एंड होगी वहाँ से आप टर्न करके और यहाँ पे आ जाएं। तीसरा वे क्या होगा, यहाँ से गए और यहाँ से टर्न किया और फिर जहाँ ये वॉल एंड हुई वहाँ से आप टर्न लेके और यहाँ पे आ गए। अब देयर आर 3 वेज टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, बट उसमें से बेस्ट कौन सा है। अब देखें, यहाँ से अगर आप जंप लगा के जाएंगे तो हो सकता है दूसरी तरफ ट्रैफिक हो, या आप गिर के आपकी जो है वो कोई इंजरी हो जाए या कोई, अब ये बेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं होगा। पहुँच तो आप ज़रूर जल्दी जाएंगे, लेकिन ये कि उसमें आपकी जो है किसी किस्म की इंजरी का जो है वो ख़तरा है। अब यहाँ से आप जा सकते हैं, यहाँ से आप जा सकते हैं, तो आपने एज पर योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द मनी, आपने फैसला करना होगा कि आपने इनमें से बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो कौन सा लेना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी द कैंडिडेट सॉल्यूशन इज़ द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कैंडिडेट सॉल्यूशन मोर देन 1 भी हो सकते हैं और वो एग्जैक्टली जो है आपका जो है वो सॉल्यूशन भी नहीं होता, तो उसको आप यूँ कह सकते हैं कि हर कैंडिडेट सॉल्यूशन जो है वो एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं हो सकता। एक्टिविटी 1.2 देखते हैं हम कैंडिडेट सॉल्यूशन के बारे में। योर टास्क इज़ टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ योर क्लास फेलोज, गिव अ कैंडिडेट आंसर एंड आल्सो द मेथड टू फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, यानी आपने इसका कैंडिडेट आंसर देना है और इसका फिर सॉल्यूशन का तरीका बताना है। जस्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल के देना, जस्ट सॉल्यूशन का तरीका एग्जैक्ट जो है वो सॉल्यूशन का तरीका आपने सजेस्ट करना है। यानी इस एक्टिविटी में आपके 2 जो है वो असाइनमेंट है। नंबर 1 आपने कैंडिडेट सॉल्यूशन देना है, कैंडिडेट में आपने एग्जैक्टली नंबर नहीं देना होता, आपको पता है जैसे हमने पहले पढ़ा है कि आपने स्पॉन्टेनियस आंसर देना होता है, राइट। और दूसरा तरीका आपने क्या बताना है, उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन का तरीक़ाकार बताना है कि आप कैसे जो है वो एग्जैक्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं, एवरेज हाइट ऑफ योर क्लास फेलोज। अब उसमें से वो 2 कैंडिडेट सॉल्यूशन वो खुद दे रहा है, तीसरा आपने देना है। 1 मेथड इज टू यूज अ मेजरिंग टेप, एक मेथड क्या होगा, मेजरिंग टेप होगा। मार्क द हाइट ऑन द टेप एंड देन रीड द एग्जैक्ट मेजरमेंट फ्रॉम द टेप, यानी हम मेजरिंग टेप से जो है वो एग्जैक्टली उसका जो है वो मेजरमेंट करते जाएं हर स्टूडेंट का। आफ्टर रिकॉर्डिंग द हाइट ऑफ एवरी स्टूडेंट यू कैन कैलकुलेट द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम। इस तरीके से आप हर स्टूडेंट की हाइट को रिकॉर्ड करके आप उसकी एवरेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपनी क्लास की। दूसरा कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या होगा, और यू कैन इवन फाइंड आउट द कैंडिडेट हाइट ऑफ द स्टूडेंट थ्रू सम ऑब्जेक्ट ऑफ नोन हाइट, यानी लाइक अ बुक,
यानी आपको पता है कि आपकी बुक अगर है 8 सेंटीमीटर की, लेट्स से दैट द हाइट ऑफ योर टेक्स्ट बुक इज 8 सेंटीमीटर, यू कैन मार्क द हाइट ऑफ द बुक ऑन द वॉल। यानी आप बुक की मदद से वॉल के ऊपर मार्क कर सकते हैं 8 सेंटीमीटर की लाइन, और फिर उससे 8 सेंटीमीटर की जब आप एक लाइन मार्क कर लेते हैं उस लाइन पे रख के फिर ऊपर एक और 8 सेंटीमीटर की, एंड सो ऑन। यानी आप एक आइडिया के मुताबिक जो है एक आप फॉर एग्जांपल 4 से लेके 5 फीट तक मार्क कर लेते हैं उसको यूजिंग योर 8 सेंटीमीटर बुक। तो क्या होता है, यू कैन मार्क द हाइट ऑफ द बुक ऑन द वॉल यूजिंग द बुक सेवरल टाइम्स, यू कैन मेक अ स्केल विद इंटरवल्स ऑफ 8 सेंटीमीटर। यानी आप सेवरल टाइम बुक्स को यूज करके क्या करते हैं कि एक स्केल बना लेते हैं 8 सेंटीमीटर के इंटरवल का। देन बाय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वॉल यू कैन गेट अ कैंडिड सॉल्यूशन टू द स्टूडेंट साइड। यानी आप क्या करते हैं कि हर स्टूडेंट को जो है वो उस मार्क के अगेंस्ट वॉल के साथ खड़ा करते जाते हैं और एक कैंडिड सॉल्यूशन स्टूडेंट्स की हाइट का दे देते हैं। अब देखिए 8 सेंटीमीटर का आपने तो यहाँ पे एक स्केल बनाया था, उससे हम एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दे सकते ना। 8 सेंटीमीटर से जो है वो मेजर करके जहाँ तक आपका जो है वो स्टूडेंट की हाइट आएगी वहाँ तक आप 8 सेंटीमीटर का ऐड करते करते जो है कैंडिड सॉल्यूशन देंगे। एग्जैक्ट सॉल्यूशन आप कैसे दे सकते हैं, मेजरिंग टेप के थ्रू एग्जैक्टली जो उसकी हाइट आएगी वो आप बता सकते हैं। अब आपने भी इसका जो है इसका एक और कैंडिड सॉल्यूशन देना है, प्लस आपने एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन का मेथड बताना है जस्ट राइट। ये आपकी आज की असाइनमेंट है और इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। मैं रिपीट कर देती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक रजिस्टर आप सेपरेट कंप्यूटर का बना लें, उसमें आप एक्टिविटीज़ जितनी भी आपकी हैं यूनिट वाइज आपने उसको उसमें राइट डाउन करना है, और फिर इस तरह से आपका जो है वो एक पेपर्स की तैयारी के लिए एक बुकलेट भी तैयार हो जाएगी, समर वेकेशन का वर्क भी हो जाएगा जो कि आफ्टर समर वेकेशन जो है वो आपका बाकायदा चेक किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।